अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने किया ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन। कहा, आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर दे रही ध्यान। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का करेंगे उद्घाटन। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऋण आधारित सहायता की जाएगी प्रदान। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के हितधारकों के सबसे बड़े सम्मेलन में 21 से ज्यादा देश, 21 भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 10 केंद्रीय मंत्रालय और 5 संबद्ध सरकारी संगठन लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की विचारधारा और विकास यात्रा में उनके योगदान को किया याद। बढ़ती ताकत और सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए भारत ने किया अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। अगली पीढ़ी की ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई। कई एडवांस सुविधाओं से लैस चलते फिरते रेल नेटवर्क से हो सकेगी लॉन्च। और एशिया कप 2025 में भारत ने अपनी जगह की पक्की। बांग्लादेश को 41 रन से हराकर शान से फाइनल में पहुंचा भारत। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ये मेला 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा। इस मेले में 2500 से अधिक प्रदर्शक यानी एग्जीबिटर, 500 विदेशी खरीदार और 5 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का प्रमुख पार्टनर रूस है, जो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी संभावनाएं हैं। मेले का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सरकार के मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रही है। हम भारत में चिप से सिप तक का निर्माण कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कई पुराने नियमों को बदल दिया है या खत्म कर दिया है। आज की सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। में स्वदेशी रिसर्च का, स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट का पूरा इकोसिस्टम बनाना है। साथियों, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। ये देश के 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब है। हेरिटेज टूरिज्म में भी यूपी नंबर 1 है। नमामि गंगे जैसे अभियानों ने यूपी को क्रूज टूरिज्म के लिए उसके मैप पर ला करके अपना स्थान बना दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने यूपी के अनेकों जिलों के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा दिया है। और मुझे तो विदेशी मेहमानों से मिलना होता है तो आजकल मुझे कोई क्या देना है बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कैटलॉग हमारी टीम देख लेती है, बस उसी में दुनिया भर के देश के लोगों को मैं दे देता हूं। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूपी नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, बीते दशक में भारत इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना है और इसमें यूपी का रोल बहुत बड़ा है। आज एकात्म मानववाद के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की विचारधारा और विकास यात्रा में उनके योगदान को याद किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा, भारत माता के महान सपूत और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटिशाह नमन। देश को समृद्धि की राह दिखाने वाले उनके राष्ट्रवादी विचार और अंत्योदय के सिद्धांत विकसित भारत के निर्माण में बहुत काम आने वाले हैं। आज हमारे जैसे करोड़ों लोग दीनदयाल जी के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानकर काम करते हैं। मेरा अनुभव है और आपने भी महसूस किया होगा कि हम जैसे जैसे दीनदयाल जी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें उनकी बातों में, उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी, एक नया दृष्टिकोण, एक नवीनता का अनुभव होगा। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज है। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। आजादी के अमृत काल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री 27 सितंबर को ओडिशा का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ओडिशा में कई बड़ी रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रह्मपुर को गुजरात के सूरत जिले के में स्थित उधाना से जोड़ने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रेलवे परियोजनाओं का अनावरण करेंगे, जिसमें कोरापुट से बैगुड़ा के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन और मानाबर कोरापुट गोरपुर रेलखंड के 82 किलोमीटर लंबे हिस्से के दोहरीकरण का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबलपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बने 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, जिसमें क्षेत्र में यातायात की सुविधा बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। प्रधानमंत्री सेवा पर्व पहल के तहत देश के 8 IIT संस्थानों के विस्तार की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री झारसुगड़ा के अमलीपाली मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय उत्तर प्रदेश के वृंदावन यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन से रवाना हुई। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति वृंदावन रेलवे स्टेशन पहुंची। वृंदावन प्रवास के दौरान राष्ट्रपति श्री बांके बिहारी मंदिर, निधि वन और कुब्जा कृष्ण मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। वृंदावन में वे सुदामा कुटी भी जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन और पूजा भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम को मथुरा जंक्शन से इसी ट्रेन से दिल्ली वापस लौट जाएंगी। वो शाम 5:15 पर मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से बैठेंगी और 6:45 पर दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज तिरुमला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ नए यात्री सुविधा केंद्र वेंकटाद्रि निलयम का उद्घाटन किया।
भारत ने अपनी बढ़ती ताकत और रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करते हुए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत ने अपनी नई पीढ़ी को मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ान परीक्षण किया। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। ये अगली पीढ़ी की मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है और कई एडवांस सुविधाओं से लैस है। इस नई लॉन्च प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिना किसी पूर्व शर्त के पूरे रेल नेटवर्क पर स्वतंत्र रूप से घूम सकती है और मिसाइल को देश के किसी भी कोने से लॉन्च करने की क्षमता रखती है। ये सिस्टम सेना को कम समय में ही मिसाइल लॉन्च करने की सुविधा देता है और साथ ही ऑपरेशनल विजिबिलिटी को भी कम रखता है, जिससे दुश्मन को लॉन्च की जगह का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ये भारत की प्रतिरोधक क्षमता को अभूतपूर्व गतिशीलता और अप्रत्याशितता प्रदान करता है। यह मिसाइल भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के लिए बनी है। इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। डीआरडीओ, एसएफसी और भारतीय सेनाओं ने मिलकर यह परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 8 महीने बढ़ाकर 30 मई 2026 तक कर दिया है। जनरल चौहान का वर्तमान कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होने वाला था। सरकार ने बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सचिव रक्षा विभाग के रूप में जनरल चौहान की सेवा को अगले वर्ष 30 मई तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जनरल चौहान सितंबर 2022 से सीडीएस और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के समन्वय को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय सेना में अनुकरणीय सेवाओं के लिए जनरल चौहान को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। सरकार ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ाया। 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक कार्य करेंगे। 28 सितंबर 2022 को हुए थे सीडीएस नियुक्त। 1981 में मिला था भारतीय सेना में कमीशन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत कुल 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण अभी तक किया है। इनमें से 30 नक्सली इनामी हैं, जिन पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस सूची में कई प्रमुख नक्सली कमांडर भी मौजूद हैं। सभी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। माओवादियों के आत्मसमर्पण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करने और आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों का सम्मानजनक पुनर्वास और बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्नदाता से विश्व विजेता तक की यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत को वैश्विक खाद्य शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है, जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आज से 28 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। भारत, जहां आतिथ्य सत्कार उसकी संस्कृति में बसता है और पूरे विश्व में जहां का स्वाद सबको मंत्रमुग्ध कर देता है, वो भारत फूड प्रोसेसिंग के जरिए कंज्यूमर्स को नई और आधुनिक तकनीक से बेहतर शेल्फ लाइफ, सस्टेनेबल और हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा रहा है। दूध, मसाले, फल सब्जियां, अनाज, मिलेट्स, मछली जैसे अनेक उत्पादों में भारत दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। प्रोसेस्ड फूड का निर्यात अब भारत के कुल कृषि निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा बन चुका है
और ग्लोबल फूड वैल्यू चेन को नई गति दे रहा है। और इसे और भी मजबूत बना रही हैं भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाएं इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस (PMFME) द्वारा सूक्ष्म उद्यमियों को बेहतर प्रशिक्षण और क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री (PLI SFPI) के द्वारा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांड्स को स्थापित किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग व रिटेल क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति, लेटेस्ट टेक्निक्स, मिलेट्स, मखाने जैसे हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, इनोवेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे कदमों के साथ भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वैश्विक मंच पर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। और इस उन्नतिशील बदलाव का साक्षी बनने के लिए आप आमंत्रित हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में, जो आयोजित हो रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली में। पिछले एडिशन में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स ने भाग लेकर यहां सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए और फूड प्रोसेसिंग के उज्जवल भविष्य की नींव रखी। भारत की खाद्य क्रांति नवाचार, तकनीक और किसानों की मेहनत से नई ऊंचाइयों को छू रही है। खाद्य प्रसंस्करण इस बदलाव का केंद्र है, जो खेतों को वैश्विक बाजारों से जोड़कर किसानों को सशक्त बना रहा है। World Food India slated to be the biggest event of policymakers, global investors, business leaders and key executives of prominent global and domestic food companies. वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 5 मुख्य विषयों पर केंद्रित रहेगा, जो इस सेक्टर के भविष्य को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। ये मंच बायर सेलर मीट्स, CEO राउंड टेबल्स, ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट, एग्जीबिशंस और इनसाइटफुल सेमिनार्स के जरिए एक नए सशक्त फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सहभागी बनने का अवसर प्रदान करेगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इस परिवर्तनकारी यात्रा का महत्वपूर्ण मंच है। आइए इस यात्रा में हम सब सहभागी बने और इस परिवर्तनकारी क्रांति का हिस्सा बने, जहां समृद्धि की नींव प्रसंस्करण से रखी जा रही है। आइए प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी की इस वैश्विक यात्रा में कदम से कदम मिलाइए वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रगति की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही 8 प्रमुख इंफ्रा परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनकी कुल लागत 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 8 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं खनन, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक कॉरिडोर और बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए, एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और काम के दौरान आने वाली रुकावटों को तुरंत दूर किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से न सिर्फ लागत बढ़ती है, बल्कि आम नागरिकों को समय पर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर इन परियोजनाओं को जनता के लिए ठोस लाभ में बदलें। इससे ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी प्रमुख परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही ऐसे सुधार लागू किए जाने चाहिए जो प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देते हों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 24 सितंबर को नई दिल्ली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
अपीलेट ट्रिब्यूनल का उद्घाटन किया। ये ट्रिब्यूनल जीएसटी से जुड़े विवादों को तेजी से सुलझाने में मदद करेगा। इसका मकसद कारोबारियों को राहत देना और टैक्स सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी-एटी के सक्रिय होने के साथ ही कंपनियां इसके पोर्टल पर अपने मामले दायर कर सकेंगी और दिसंबर से अपीलीय न्यायाधिकरण में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये कारोबार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जीएसटी-एटी से कारोबारियों को फायदा होगा। The operationalization of GSTAT is an important milestone, but more than that, it's a living example of how reforms in India evolve. So it is not a formulation which comes out of somebody's office and gets implemented, but it is something which has evolved with stakeholders putting their minds together, thoughts together. It demonstrates that reforms are not static. GSTAT itself has passed through multiple stages of evolution. It was tested in courts, refined in the council, strengthened in the parliament, and finally implemented for the benefit of the taxpayers and all citizens. So what began in 2017 as one nation, one tax, one market, now has also added one more, one nation, one forum for fairness and for certainty. Fairness and certainty. So I'm confident that under the guidance of the Honorable President and the members of the GSTAT, this forum will become a true symbol of justice for taxpayers, a pillar of trust for businesses, and also a catalyst for India's continued economic growth. मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच यानी FIPIC के विदेश मंत्रियों की एक बैठक की मेजबानी की, जिसमें स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और दक्षता विकास पर जोर देते हुए जन केंद्रित एजेंडे की पुष्टि की गई। ये बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के इतर आयोजित हुई। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा, न्यूयॉर्क में FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर खुशी हुई। ये देखकर खुशी हुई कि FIPIC 3 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना लगातार प्रगति कर रही है। जयशंकर ने बैठक में कहा कि भारत और प्रशांत द्वीपीय देश विकास के मामले में साझेदार हैं और दोनों पक्षों का एजेंडा पूरी तरह से जन केंद्रित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और ज्यादा आगे बढ़ाना है। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है। सुपर 4 में बुधवार 24 सितंबर को एक अहम मुकाबले में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने तेज शुरुआत की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। हालांकि गिल के आउट होने के बाद रन गति पर असर पड़ा। अभिषेक ने 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की पूरी टीम 19.3 ओवर में 127 रन ही बना सकी। बुमराह ने तंजीद को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद लगातार विकेट के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। 100 के स्कोर तक आते आते आधी टीम पैवेलियन वापस लौट चुकी थी। इस जीत के साथ ही भारत के 4 अंक हो गए हैं और वो पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं अयोध्या में आयोजित भव्य रामलीला की कुछ झलकियां। नमस्कार। जिनको सुनने का ताल
नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? राम जी के होते अनुचित वाणी के गाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी भी रोते खाली है। मेरा स्वभाव ऐसा ही है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तिहारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, इस धनवाजी के अभिशाप पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल थल को जल करूं, ले उतार सितारों को, सोने की तरह पीस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। जिनका सर किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले तोड़ूं, इतना बलदार उंगली में है। शांत हो जाओ भैया। जाओ